तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कोरोना के इस महासंकट काल में आप अपने घरों पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर पीरा सर, जिन्हें आप परवेज सर के नाम से जानते हैं, आपको 11th और 12th क्लास का बिल्कुल नीट लेवल का केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पढ़ाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12, सॉलिड स्टेट। क्या? सॉलिड स्टेट, बिल्कुल सॉलिड होकर पढ़ेंगे। सॉलिड स्टेट स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अरे दिख रहा है, बताओ क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉलिड स्टेट, ठीक है। लेकिन सॉलिड स्टेट को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बैक में कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा कि इस स्टेट के अलावा और भी स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आपने सुना होगा लिक्विड, गैस, इसके अलावा हाँ बिल्कुल चौथा स्टेट आपका प्लाज्मा स्टेट, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है और एक बहुत ही कम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? BEC। लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या डिस्कस करना है? वी हैव टू डिस्कस ओनली सॉलिड स्टेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको दिख रहा है? तो जनरली आप जब सॉलिड को डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं? कि दे हैव फिक्स शेप, फिक्स मास एंड फिक्स वॉल्यूम। पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके आकार, आकृति, मास यानी आपका वजन और आपका आयतन, सब कुछ क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। क्यों होता है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप बिल्कुल सॉलिड स्टेट को यूं चुटकियों में समझ जाएंगे। और ये काम करेगा कौन? मैं और आप, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन। क्या? हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्या करते हैं कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, किसके? सॉलिड स्टेट के। अब बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिस पार्टिकल से वो स्टेट मिलके बना होता है, ठीक है। ये क्या हो सकते हैं? ये आपके एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी हमारा स्टेट बनता है तो क्या बनता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। कैसे बना होता है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसमें ये पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिसाइड करता है कि स्टेट कौन सा होगा। अब ये मैंने आपको स्क्रीन पे एक फिगर बनाया। क्या? इसको हमने कहा सॉलिड। फिर एक और ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें इसको हम बोलेंगे लिक्विड। एक और कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? ये गैस, ठीक है। आपने क्या देखा इसमें? आपने सिर्फ एक बिंदु पे आपको फोकस करना है इस चैप्टर में। क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से मिल के बना है, वो इस तीनों स्टेट में बिल्कुल अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। ये अलग अलग डिस्टेंस क्यों हुआ है? इसको जानने के लिए हमको मुख्यतः दो बिंदुओं पे डिस्कस करना है। हमको सिर्फ 2 पॉइंट्स को आप पे फोकस होना है। क्या क्या? सबसे पहले कि कोई भी स्टेट हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है, हमको ये देखना है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के बीच क्या लगता है? जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फिर आप बोलेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है।
तो इसको हम लोग बोल लेते हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेगा तो ये बहुत ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे, और थोड़ा सा कम होगा तो फिर हमको ये स्टेट मिलने लगेगा आपको, ठीक है। फिर थोड़ा सा और कम होगा, फिर हम लोग गैसियस स्टेट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? गैसियस स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। तो सारा खेल किसका है? सारा खेल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, कि कैसे अरेंजमेंट है, बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत दूर दूर तक है। ये बात आपको याद रखनी है। आई बात समझ में? ठीक है, आप देख लेते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात को हमने कहा, दूसरी बात कौन सी है? ये है थर्मल एनर्जी। अगर आप इसको हीट करते हैं, कोई भी सॉलिड हो, आप उसको हीट करते हैं, तब क्या होता है? इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच जो दोस्ती होती है, जो प्यार होता है, वो क्या होता है? अक्सर जब प्यार होता है ना, जब प्रेम होता है आप में, तो आग लगाने वाले लोग आ ही जाते हैं, ठीक है। और जब आग लगती है तो आप खुद ब खुद दूर चले जाते हैं। बस वही सिंपल, यहाँ भी वही सेम चीज होता है। क्या होता है? इनके पार्टिकल्स के अंदर प्रेम मोहब्बत बहुत गहरा है, अट्रैक्शन बहुत गहरा है। सागर से गहरा है प्यार हमारा, बिल्कुल वैसा है, ठीक है। इसको कौन कम कर देता है? जब हम हीट करते हैं, जब इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होता है? ये कम होने लगता है, दोस्ती यारी कम होने लगती है और दूर डिफरेंसेस बढ़ने लगते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा कम करते हैं तब ये वाला हमारा गैसियस स्टेट मिल जाता है। आई बात समझ में आपको? तो हम लोग किस पॉइंट पे फोकस होना है कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं। ज़्यादा टाइटली क्लोज पैक हैं तो हमारा सॉलिड स्टेट, और हमको सॉलिड स्टेट ही डिस्कस करना है। तो आइए थोड़ी सी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ: फिक्स शेप, फिक्स मास, फिक्स वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इनके बीच जो गैप होता है, जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर कम है तो इसका मतलब इसके बीच का लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाता है? इसमें आपका क्या हो जाता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पे हमने पहले ही बात कर लिया कि ये ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब ये ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल्स यहाँ पे है तो फिर ये अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे है, ये अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे डोलते रहते हैं, लेकिन अपने पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। बहुत ही चालाक लोग होते हैं ये, इसलिए इनके बीच का प्यार, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बरकरार रहता है और हमको बिल्कुल सॉलिड स्टेट मिल जाता है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, एक है इनकम्प्रेसिबल और रिजिड। क्या है? इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि हम जब सॉलिड को दबाते हैं तो ये दबता है कि नहीं दबता है? दबता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बीच भी एक गहरा राज है। गहरा राज तुम ऑलरेडी जान चुके हो। जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो टाइटली क्या है? क्लोज पैक हैं। ये सब बहुत क्लोज पैक हैं, तो उनके बीच गैप कहाँ बचता है? डिस्टेंस कहाँ बचता है? इंटरमोलिकुलर स्पेस कहाँ बचता है? नहीं बचता है, नहीं बचता है। नॉथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ओके, ठीक है। इनका जब क्या हो सकता है? इनका जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं जो टाइटली क्लोज पैक हैं, इनके बीच अगर मान लीजिए कि जो क्लोजनेस है वो 99.99% होगी, तो कुछ परसेंट तो इनके बीच गैप है। और ये जो इनके बीच गैप है ना, ये जो इनके बीच गैप है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं थोड़ा सा कंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन इतने कम होते हैं, इतने कम होते हैं कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? निग्लिजिबल मान लेते हैं। इसके इस वजह से क्या, इस कारण इसके अंदर क्या आ जाते हैं? रिजिडिटी आ जाते हैं, यानी कठोर होने का गुण आ जाता है। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। दिख रहा? हमने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ? जिस पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बात आपको याद हो जाए। ऐसे ही मैं हर टॉपिक पे आपसे ऐसे ही मैं डिस्कस करते चला जाऊंगा और आपकी ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट कैसे हैं? देखिए, मैंने कहा था टाइटली क्लोज पैक्ड हैं, तो हैं कि नहीं है? कहाँ इनके बीच गैप है? देख लीजिए आप लोग, नहीं है गैप। आप देख सकते हैं, यहां पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसको, क्या है? बहुत ही पास पास हैं, है ना। तो जब हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट, क्योंकि
आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बार बार आपको लगता है क्यों बोल रहे हैं सर, क्यों बोल रहे हैं इतनी बार, तो मैं इतनी बार बोलूंगा, इतनी बार बोलूंगा और इतनी बार बोलूंगा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकती मैं कितनी बार बोलूंगा, और इतनी बार बोलूंगा कि आपको ये बात याद हो जाए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये बहुत टाइटली क्लोज पैक होते हैं, इसमें सॉलिड की सारी बातें आ जाती है, सारे गुण इसके मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अब क्या है, क्या है अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का मतलब है कि सॉलिड को कितने भाग में बांटा गया है, सिर्फ और सिर्फ दो। कौन कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड, अरे बोलो यार, एमॉर्फस। टेढ़ा लग रहा है, बोलने की आदत डालो, बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बताओ कि इस पे किस आधार पे दो भागों में इसको बांटा गया होगा, बताओ, एनी गेस? अरे बताओ, बताओ किस आधार पे बांटा गया है। मैंने कहा था ना शुरू में, कहा था कि नहीं कहा था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पे फोकस होंगे, ओनली वन पॉइंट। क्या? अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज रहते हैं, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का, एमॉर्फस सॉलिड का क्या, ये बिल्कुल मेला बाजार की तरह। ठीक है, इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत कम डिस्टेंस के लिए, इसलिए इनको हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं और क्रिस्टलाइन को लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको समझने से पहले कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। दिख रहा है आपको? अरे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, हमें दिख रहा है तो तुम लोगों को कैसे नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। देखो ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और ये है आपका एमॉर्फस। ठीक है, हमने सॉलिड के कुछ एग्जांपल में क्वार्ट्ज लिया है और क्वार्ट्ज ग्लास लिया है। क्या लिया है? क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों ही क्वार्ट्ज है लेकिन एक में ग्लास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है ना, इसकी रेगुलर आप देख लीजिए, ये छोटे छोटे यूनिट कैसे रिपीट हुए हैं। इसमें देखिए, इसमें एक रेगुलर फॉर्म में रिपीट हुए हैं और इसमें एक इरेगुलर फॉर्म में। बस आपको इसी बात को ध्यान में रख लेना है। आई बात समझ में? सिर्फ हमको रेगुलरिटी चेक कर लेनी है। अगर किसी भी सॉलिड में अगर आपके जो रेगुलर पैटर्न दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो कौन सा सॉलिड से, क्रिस्टलाइन सॉलिड से। क्या है? क्रिस्टलाइन। अगर रेगुलर पैटर्न नहीं दिख रहे हैं आपके, तब क्या है? ये एमॉर्फस सॉलिड है। चलिए ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको? ये आपका रेगुलर अरेंजमेंट है। यहां से देख लीजिए, दिख रहा है? यहां देख लीजिए, ये रंग बिरंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, स्क्रीन पे तो और भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये इसको दिखाता है। क्या है? इसको। क्या इसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, तो किसका एग्जांपल होगा? कुछ यहां भी देख लेते हैं हम लोग। क्रिस्टलाइन देख करके तो नहीं पता चलेगा तुम लोग को, लगेगा नहीं। यहां देखो, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ ऐसा, फिर यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग रेगुलरिटी को चेक कर रहे हैं। अगर आपके पार्टिकल्स जिस सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट में हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर इरेगुलर पैटर्न में है तब क्या होंगे? एमॉर्फस सॉलिड। लेट्स कम टू नेक्स्ट आएगा तुम लोग को। देखो देखो देखो, जी भर के देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस चेहरे को, देखो इसको, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तुम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छे। जान लेते हैं जिन बिंदुओं पे हम डिस्कस कर रहे हैं उससे ये किसी तरह संबंधित दिख रहा है। देखो देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये है हमारे देश की आर्मी, जिस पे हम लोग को बहुत ज़्यादा नाज है। तो आप लोग जानते हैं इस बात को कि हमारे देश की आर्मी सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई आर्मी, यू शुड बी ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक
डिसिप्लिन वे में है, एक रेगुलरिटी है। दिख रहा है आपको? तो ये किस सॉलिड का एग्जांपल हुआ? क्रिस्टलाइन। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, धक 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 करने लगा, मेरा जियरा डरने लगा। देखो बताओ, ये तो मैंने बता दिया, अब तुम गेस करो ये कैसा दिख रहा है। देखो, मेला दिलों का आता है, एक बार आके चला जाता है। याद आया कुछ? बिल्कुल, ये मेला बाजार, कहीं से भी निकलो, इधर से निकलो, इधर से निकलो, इधर से निकलो, सब एक ही जैसे दिखते हैं। कोई कहीं से इधर से जाओ, उधर से निकल जाओ, इधर से जाओ, इधर से निकल जाओ, बस यही समझ लो, यही है तुम्हारा एमॉर्फस। क्लियर हुआ? अब आ गया होगा ये टॉपिक समझ में तुमको। ठीक है, मैं इस पे इसलिए फोकस हो रहा हूं कि अभी हम लोग को बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना है, तो आप अभी से बिल्कुल रिलैक्स होकर के, जो बेसिक चीज़ है उसको आप लोग बिल्कुल मन में बैठा लीजिए, एकदम दिल में। ठीक है, उतार लीजिए इसको। ठीक है, और समझ जाइए कि हमने सिर्फ किस पे डिस्कस किया है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज इन इरेगुलर पैटर्न, दिस इज कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब चलिए, अब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, अब किस पे डिस्कस करेंगे हम लोग? अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्या डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या डिफरेंस है। इतने सारे पॉइंट्स, कुछ हमने ज़्यादा ही ऐड कर दिया है आपको, ज़्यादा क्लियरिटी के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। किसकी? क्रिस्टलाइन। और इधर किसकी बात हो रही है? इधर बात हो रही है आपकी एमॉर्फस, एमॉर्फस की बात हो रही है। तो क्या है? पहला कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टलाइन में, इसमें क्या होता है? इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, इसमें दूसरी बात, इसमें क्या होता है? इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसमें आपके शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब यहां पे आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर कुछ समझ में आया? नहीं। क्या होता है ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर? क्या होता है? कुछ नहीं। क्या होता है? अरे कुछ तो होता है, मेरी बातों पे क्यों जा रहे हो? कुछ तो होता होगा ना, लिखा है तो कुछ तो होता होगा। ये जब हम अरेंजमेंट पढ़ रहे थे, जब हम लोग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे ऐसे इस तरह से, जो भी हम लोग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो ये बहुत लंबी दूरी तक होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और एमॉर्फस में क्या होता है? ये बिल्कुल कम डिस्टेंस के लिए, बहुत कुछ हद तक हल्की फुल्की आपको रेगुलरिटी दिखेगी। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ये बहुत कम दूरी के लिए होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए, अब पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसी शार्प टूल से काटते हैं, चाकू से काटते हैं, तब क्या होता है? जो न्यूली जनरेटेड सरफेस होते हैं वो क्या होते हैं? प्लेन एंड स्मूथ होते हैं। क्या होते हैं? प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं। व्हेन कॉट विद अ शार्प टूल द न्यूली जनरेटेड सरफेस आर स्मूथ एंड प्लेन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा, व्हेन कॉट विद अ शार्प टूल देयर न्यूली जनरेटेड सरफेस आर रफ एंड इरेगुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। उसमें क्या होगा? ये शार्प नहीं होते, क्या होते? मेल्ट ओवर ए शॉर्ट रेंज ऑफ, क्या है? टेम्परेचर। कुछ हद तक ये क्या करते हैं? मेल्ट करते रहते हैं। ठीक है, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हमको इसको डिटेल में भी आपको समझाना है। फिर कहते हैं कि हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, तो ये क्या रहेगा? ये डोंट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसको फॉर्मेशन कैसे होता है? हम बहुत ही स्लोली, बहुत धीरे धीरे इसको जब हम लोग ठंडा करते हैं तब हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा कि एमॉर्फस सॉलिड को फाइंड करने के लिए हम बहुत तेजी के साथ, अचानक से, झटके के साथ, बिल्कुल
गर्म ठंडा करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, हमको एमॉर्फस सॉलिड मिलेगा। इसमें क्यों होता है ऐसा कि इसको समय मिल जाता है, किसको, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। जब हम इसको जब धीरे धीरे ठंडा करते हैं, स्लोली कूलिंग करते हैं इसको, तब क्या होता है, इसके पार्टिकल्स को अरेंज होने के लिए समय मिल जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स को अरेंज होने के लिए समय मिल जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमको मिलता है एक खास पैटर्न उनके अंदर, रेगुलर पैटर्न, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन इसमें समय ही नहीं मिलता है, जस्ट वैसे ही जैसे पिछली बार अपने माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था, जो जहाँ है वहीं रुक जाए। बहुत सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ रुक गए थे, आप लोगों को पता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इतनी सारी बातें जो आपको मिली, ये किसकी प्रॉपर्टीज है, ये से लग रहा है कि ये सॉलिड को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं किसको, अब देखिए यह ट्रू सॉलिड बोल देते हैं, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया, प्रोड्यूस बाय वेरी स्लो कूलिंग, और इधर भी हमने डिस्कस कर लिया, प्रोड्यूस बाय वेरी रैपिड कूलिंग, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसको एकदम ट्रू सॉलिड बोलेंगे, सच्चा सॉलिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रू सॉलिड्स। क्यों, क्योंकि इसमें सॉलिड के सारे गुण दिख रहे हैं। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्यूडो सॉलिड बोलेंगे। स्यूडो का मतलब नकली, धोखेबाज, ठीक है, बेवफासनम, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, स्यूडो सॉलिड्स, या दूसरा बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलेंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड। इसका मतलब हुआ कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो पिघलते हैं, मेल्ट करते हैं, कब, बहुत लंबे अंतराल के बाद, बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, जैसे 20 to 30 ईयर्स। आप कभी कहीं किसी भी जगह पे आप विजिट करने गए होंगे, पुरानी बिल्डिंग्स को देखे होंगे आपने, तो क्या देखा होगा आपने देखा होगा कि उसमें जो कांच लगे होंगे ना, जो ग्लास उसमें लगे होंगे, उसका जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक है, टॉप का जो पार्ट है वो कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे थोड़ा थिकनेस कम होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जब ग्लास लगाते हैं, ऊपर भी आपका मान लीजिए 1 mm है और नीचे भी आपका 1 mm है, तो कुछ दिनों के बाद आफ्टर 20 to 30 ईयर्स क्या होता है, आपका ये पिघलने लगता है और जो बॉटम पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आपने देखा कि ग्लास कुछ दिनों के बाद पिघलता रहता है, तो ये तो लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में दिखते तो हैं, लेकिन क्या है, ये एक्चुअल सॉलिड नहीं है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। क्या है, ये एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। अब क्या है, अब एक और टर्म आता है आपका एनिसोट्रॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर है इसमें आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। एनिसो का मतलब होता है डिफरेंट, क्या होता है, डिफरेंट, और आइसो का मतलब होता है सेम। इसको मैं फिर आगे मैं इसको डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बातें यहाँ पे आप जान लीजिए कि एनिसोट्रॉपिक क्या होता है। ये जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो किसी भी डायरेक्शन से उनके वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपका रेजिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इनका डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में सेम ही होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, आइसो का मतलब सेम होता है, तो इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और इसको बोलते हैं हम लोग एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब क्या होता है, नेक्स्ट पे देख लेते हैं इसको, कि जब इतने सारे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इतने सारे इसके अंदर क्लोजनेस है इनके पार्टिकल्स के बीच, तो क्या होगा, ये टाइटली पैक्ड होंगे ना, टाइटली क्लोज पैक्ड होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके वजह से इनकी जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एमॉर्फस सॉलिड्स। किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग सॉलिड है कि नहीं है, तो बहुत पास इनके पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग होंगे, इनके बीच डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगी, इसमें इनकी डेंसिटी लोअर होगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, क्वार्ज, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट, Fe, आयरन, सारे के सारे मेटल हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हम लोग, ग्लास, क्वार्ज ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये सब आपके एमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा था आपसे पिछले
स्लाइड में कि हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, किसको, एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को। ठीक है, देख लीजिए फिगर में, देखिए आप लोग, दिख रहा है क्या दिख रहा है आप लोग को कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में, पहले पढ़ लेते हैं, एनिसोट्रॉपी द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेजिस्टेंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या होते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो वैल्यू होते हैं वो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, एनिसोट्रॉपिक, ऐसे सॉलिड जिनके अंदर इस तरह का कुछ गुण होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और इसमें ठीक है आपका ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और इसमें देख लीजिए द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेजिस्टेंस इटीसी एटसेट्रा। ठीक है, क्या होते हैं ये, डिफरेंट सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में सेम ही होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सारे ग्रीन्स वाले पार्टिकल्स हमको मिलते हैं, अगर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो सारे रेड वाले मिलते हैं। अगर हमने ऐसे मूव किया तब क्या हुआ, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको डिफरेंट इसके प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। और इसमें देख लेते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, आप कहीं से भी जाइए कोई रेगुलरिटी इसके अंदर दिख नहीं रही है, सब में एक ही जैसे दिखते हैं, तितर बितर मेला बाजार की तरह। ठीक है, चलिए क्या दिख रहा है आप लोग को, आपको दिख रहा है हीटिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्या, हीटिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब हम जब सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरह के हमको कर्व मिलते हैं। किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ऐसे मिलता है और एमॉर्फस सॉलिड का ऐसा कुछ मिलता है। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा सा इधर आ गया, हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, हमारा इस तरह का है। ठीक है, ऐसे कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जैसे जैसे टाइम बढ़ते चला जाता है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर राइज करते चला जाता है। ठीक है, जब हम इसको हीट करते जाते तो इसका टेम्परेचर राइज करते चला जाता है। देखिए यहाँ से टेम्परेचर राइज कर रहा है, फिर कुछ देर बाद यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे कोई सॉलिड्स क्या होता है, लिक्विड में बदलता है, मेल्ट कर जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्या होता है, ये सॉलिड्स के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। किसके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जाननी है। ठीक है, कि हम इसको हीट करते हैं तो फिर टेम्परेचर कुछ देर के बाद कांस्टेंट कैसे हो जाता है, हम तो कंटिन्यूअस हीटिंग करते रहते हैं, कंटिन्यूअस हीटिंग करते रहते हैं, तो कहाँ जाता है ये हीट, कहाँ जाता है, एनी गेस। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बहुत अच्छे, मैं लिख देता हूँ आपको, यही चीज़ हमको क्लियर करना है यहाँ पे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हमने यहाँ पे जब सॉलिड को गर्म किया तो ये सॉलिड स्टेट में रहा, यहाँ पे सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों चूंकि मेल्ट कर रहा है, बदल रहा है, और यहाँ पे आपका प्योरली सॉलिड लिक्विड हो गया। ठीक है, अब जो यहाँ तक आपके हीटिंग का जो प्रोसेस चलता रहा और टेम्परेचर आके यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कहाँ गया, तो आपने पढ़ा है अर्लियर क्लासेज में कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये कैसा हीट है, हीट ऑफ फ्यूजन तो है। अब हीट ऑफ फ्यूजन क्या होते हैं, जब हम किसी भी सॉलिड्स को हीट देते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। अब उसमें एक टर्म आता है लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा रुस्तम। ठीक है, ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, इनके बेस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसको ये तोड़ने में लग जाता है। ठीक है, कौन, ये जो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। हाँ, आपने ये भी पढ़ा है कि और थोड़ा सा करेंगे हम लोग फर्दर तो फिर क्या हो जाएगा, ये वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। तो आपने वहाँ भी पढ़ा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे सॉलिड में डिस्कस करना है बस। ठीक है,
तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो आपका लेटेंट हीट है ये क्या किस काम में लगा हुआ है, ये इसके दोस्ती यारी को, प्रेम को, ठीक है, प्यार मोहब्बत को कम करने में लगा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में लगा है। तब आप थोड़ा सा एक बात यहाँ पे देख लीजिए, जब आपका कोई सॉलिड होगा तो उसके बीच जो उसके पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच तो हर एक पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होगा वो लगभग क्या बराबर होगा, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं ना होगा। लेकिन इसमें जब होगा आपका, इसमें जो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम, ठीक है, और ये टेम्परेचर। तो इसमें जब होगा तो ये सारे जो पार्टिकल्स होंगे एक फिक्स डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, ठीक है। तो इनके बीच अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, हर एक पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक ही बार एक ही हीट पे एक ही टेम्परेचर पे ये सब टूट जाएंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपके कहीं कहीं होगा, इस दो पार्टिकल के बीच में क्या होगा, इस दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन ये तो जल्दी ही टूट जाएगा। इसलिए जब तक एक टूटता है तब तक दूसरा तैयार रहता है तोड़ने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो कर्व हो जाता है वो कंटिन्यूअस हो जाता है। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता दीजिए, ठीक है। हम आपके कमेंट बॉक्स को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, और खास तौर से आपके पॉजिटिव कमेंट को, ठीक है। चलिए अब हमने पढ़ लिया हीटिंग कर्व ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देख लेते हैं इसका कूलिंग कर्व कैसा होता है, कैसा होता है। अब जब हम टेम्परेचर, जब हम हीट एनर्जी को कम करेंगे, जब हम इसको ठंडा करें, तब क्या होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा हमको। और फिर क्या होगा, लिक्विड से सॉलिड में आएगा। तो यहाँ पे लिक्विड से जब सॉलिड में आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग। तो फ्रीज कर जाता है। ये भी एक, इसका भी एक फिक्स टेम्परेचर होता है। इसको हम लोग, जैसे उसमें मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता था, तो इसमें भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे वो सॉलिड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आएगा, ठीक है, वो फिक्स होगा। आप वजह जान चुके हैं कि इनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बराबर है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अलग अलग है। तो इसका भी ग्राफ लगभग कंटिन्यूअस ही होगा, जस्ट उसका उल्टा। बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? आया? अरे बोलो आया। ओके, अब क्या हुआ, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि हमने कितने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा है, ठीक है। हम कुछ सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। फटाफट आंसर करके बताओ कमेंट बॉक्स। एक दिन 5 सेकेंड मैं देखता हूं। हमारे पास ऑप्शन है, ए है डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी ग्लास और डी क्वार्ट्ज। 4 ऑप्शन है आपके। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। वही सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर अरेंज नहीं होते। जल्दी बताओ। वाह वाह, बहुत अच्छा है, यस, बहुत मजा आ रहा है। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। बिल्कुल, ग्लास इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन सही है, मजा आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, कौन नहीं है, कौन नहीं है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फटाफट। पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, बी है आइस, सी है क्वार्ट्ज ग्लास और डी है, कौन नहीं है, कौन नहीं है बताओ, फटाफट आंसर करो। वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। बिल्कुल क्वार्ट्ज ग्लास, ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या सच नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में? अरे क्या नहीं है, हमने इतनी सारी बातें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा, तो क्या सच नहीं है, पढ़ो। 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिए गए हैं। और ट्रू सॉलिड है कि नहीं है, ऑनली सेट रेंज ऑर्डर है कि नहीं है, डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन है कि नहीं है, एनिसोट्रोपिक इन नेचर है कि नहीं है। बताइए इसमें कौन सा ऐसा गुण है
जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में सच नहीं है। तो ये मैंने आपको कमेंट को देख लिया था, पढ़ लिया था, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है और मुझे इस बात का पता चल गया है कि आप बहुत ही अच्छे लोगों में से हैं जो बहुत इतने कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं, अभी बहुत मस्ती के साथ, बिल्कुल मज़े के साथ। ठीक है, इस सवाल का जवाब देते हैं हम लोग। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास ये आपके नीट का क्वेश्चन है। कौन इसमें क्वार्ट्ज ग्लास को के बारे में सच नहीं है? ठीक है, कौन सच नहीं है? क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को देखिए और फटाफट 5 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुतों ने राइट आंसर किया है। क्या है? डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्या होता है? सेम इन ऑल डायरेक्शन होता है। यही बताया था ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या? अब हम लोग एमॉर्फस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, एमॉर्फस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा डिटेल में हमको किसको पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। किसको पढ़ना है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मोलिकुलर, आयनिक, मेटालिक और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स को हम लोग नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक नेटवर्क मिलता है। देखिए अब हमारे मोलिकुलर के भी कितने भाग में बांटा गया है? मोलिकुलर सॉलिड को नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड यानी 3। ठीक है, इनको भी 3 ग्रुप में रखा गया है, नॉन पोलर, पोलर और H बॉन्डेड। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसका वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, किस आधार पर किया गया, ये जानना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, बहुत आवश्यक है कि नहीं। इसका वर्गीकरण सिर्फ और सिर्फ इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर किया गया है। किस पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये चार्ट मैंने आपके एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड को देख लीजिए। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? ऑब्वियसली मॉलिक्यूल होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। इनके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन? एक नॉन पोलर, एक पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। 3 ग्रुपों में इसको बांटा गया। चलिए, दूसरा क्या है? आयनिक सॉलिड्स। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे? इनके होंगे आयंस। तीसरा क्या है? मेटालिक सॉलिड्स। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? इसका होगा एक पॉजिटिव आयन जो इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से घिरा होगा, ठीक वैसे जैसे कोई पहाड़ समुद्र के बीच में घिरा हो, बिल्कुल अडेग। ठीक है, वैसा ही होता है। ठीक है, और यही वजह है, यही कारण है जिसकी वजह से मेटालिक सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं? हाईली कंडक्टिविटी शो करते हैं और आपके क्या? थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों ही इनका क्या होता है? हाईली, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये वही इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके अंदर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, चाहे वो थर्मल हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है, चौथा है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके एटम होंगे। क्या होंगे? एटम होंगे। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये इनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इनको 3 ग्रुप में किया गया है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज। ये नॉन पोलर सॉलिड जो होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इंसुलेटर होते हैं। और तीसरा वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं। चौथा जो असली बात है, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
वांडर वाल फोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वांडर वाल फोर्सेज। ठीक है, ये लगता है आपका डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स आपका, जो कि बहुत ही वीक फोर्सेज है। एग्जांपल में क्या है? आर्गन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोजन है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड है। पोलर में आते हैं, ये भी क्या होता है? ये भी सॉफ्ट होते हैं, ये भी इंसुलेटर होते हैं। इनका भी नॉन पोलर के रेस्पेक्ट में क्या होता है? थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट इनका लो तो होता है, इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है? लो होता है। इसमें कैसा फोर्स लगता है? इसमें लगता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये क्या होता है? थोड़ा सा आपके वांडर फोर्स से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, फिर हम आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में। ये क्या है? हार्ड होते हैं, इंसुलेटर ये भी होते हैं। तीनों के तीनों क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनके बीच कैसा फोर्स लगता है? इनके बीच लगता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, याद करो वो जिगजैग स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये आपको एक बार पूछ भी चुका है, आपका एक बार कई बार इसको पूछा है नीट में। जो आइस होता है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल ये हो गया। नेक्स्ट अब क्या है? आयनिक सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। क्या? आयनिक सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स क्या होते हैं? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे होते हैं आयंस। क्या होते हैं? आयंस। आयंस क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स, प्लस माइनस, पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस। ठीक है, ये क्या होते हैं? हार्ड तो होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स इन सॉलिड स्टेट। क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट्स में तो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन मोल्टन स्टेट में कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जब हम इन आयंस को, जब इस सॉलिड्स को हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है? एक्वस हो जाता है। एक्वा मतलब आप वाटर तो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में आपको कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनके बीच कैसा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। चार्ज पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जांपल्स में क्या है आपके? सोडियम क्लोराइड है और जिंक सल्फाइड है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, मेटालिक सॉलिड में देख लेते हैं। ये भी हार्ड होते हैं बट क्या होता है? मलेबल एंड डक्टाइल। मलेबल कहने का मतलब क्या है? मलेबल कहने का मतलब ये है कि जब इनको पीटते हैं तो क्या होता है? शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्लेट आप लोग देखते हैं, मेटल की जो शीट आती है। और डक्टाइल कहने का मतलब कि इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसमें मेटालिक सॉलिड्स में होते हैं। कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। ये कंडक्टर्स होते हैं, सॉलिड में भी होते हैं और मोल्टन स्टेट भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाई सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या है? मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जिसको से इसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। अब इनके बीच कैसा फोर्स लगता है? मेटालिक बॉन्डिंग। कैसा फोर्स? मेटालिक बॉन्डिंग। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। आयरन है, Fe, कॉपर है, सिल्वर है। ठीक है, इसमें आपका सिल्वर बेस्ट कंडक्टर था, आप जानते हैं। ठीक है, इसमें जो है मेटालिक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है? मेटालिक बॉन्डिंग। लगभग सारे के सारे मेटल जो क्या होते हैं? आपके सारे मेटल्स कंडक्टिविटी शो करते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे लास्ट वन इज कोवैलेंट सॉलिड्स। क्या? कोवैलेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क क्यों बोलते हैं? आप इस दो एग्जांपल से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। क्या हुआ इसमें? इसमें एक जाल की तरह है आपका स्ट्रक्चर, देखिए, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स का नेटवर्क होता है। ये आपके एग्जांपल्स हैं, एक स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स है और एक आपका क्या है? ग्रेफाइट है। ठीक है, आपका क्या होता है? ये तो बॉन्ड, ये फोर्स, चूंकि डायरेक्शनल बॉन्ड होता है इनके अंदर, तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, और इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा होंगे। अब ये के प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या होते हैं? हार्ड तो होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। हार्ड हो रहा है सारा,
सारा का सारा हार्ड हो रहा है। जितने कोवैलेंट सॉलिड्स हैं ये सब हार्ड हैं। आपने देखा होगा डायमंड को कितना हार्ड होता है, ठीक है। बट उसी का एक है, कार्बन का ही एक रूप है ग्रेफाइट, जो कि क्या होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? ये अपने स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स की वजह से होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। अब क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं बट ग्रेफाइट इज कंडक्टर। बार बार ग्रेफाइट अलग हो जा रहा है, यानी कि एक्सेप्शनल है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल है ग्रेफाइट, और क्यों है? अपने स्पेशल स्ट्रक्चर की वजह से। इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये क्या होते हैं, इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? कौन सा लगता है? कोवैलेंट बॉन्ड लगता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्वार्ज है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए आप लोग, इसमें आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप लोग जानते हैं, ठीक है। एटम कैसे अरेंज आप देख सकते हैं इसमें। ये बहुत ही आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा फिसलता है। इसमें क्या होता है, इसका हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, 3 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं। लेकिन चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसका फ्री होता है। यही मूवेबल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंडक्टिविटी शो करता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट क्या होता है, आपका कंडक्टर्स होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोग समझ में आ गई होगी। आई कि नहीं आई? अरे बोलो, थोड़ा एनर्जेटिक होके बोलो। बहुत अच्छे, आई। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, बिल्कुल मन लगाकर, दिल लगाकर। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजरे जाना। हाँ, ऐसे ही हम लोग को केमिस्ट्री में बिल्कुल दिल लगाना है, प्यार को बढ़ाना है, ठीक है। 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर करते चलना है। चलिए चलते हैं। आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड। जल्दी फटाफट। वाह क्या बात है, जवाब आने लगा। आप लोग थके नहीं हैं? मैं तो बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, आप भी हैं, बहुत अच्छे। ऐसे ही लगे रहिए, लग के पढ़ते रहिए। आंसर क्या है? बहुतों ने सही जवाब दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सॉलिड्स। अपने टॉपिक को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा, ठीक है। 30 डायमंड। तो आज के लिए इतना ही, ओके। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यूनिट सेल और क्रिस्टल लाइटिस के साथ, ठीक है। मुझे याद है, बिल्कुल याद है, आपकी फरमाइश मुझे बिल्कुल याद है। आने लगा सब लोग, अरे वाह क्या बात है, अभी तक एनर्जेटिक हो। अगर तुम इतने एनर्जेटिक हो तो मैं कितना होऊंगा सोचो। हाँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ, तुम लोग ऐसे रहते हो तो मैं भी ऐसे ही रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जाने से पहले थोड़ा सा आपका मूड फ्रेश करते चलते हैं। बड़ी मुश्किल है, खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मैं रिपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना, मेरो यहाँ सो करूँ मैं क्या करूँ, मेरो यहाँ सो करूँ मैं क्या करूँ। जय हिंद।